नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एमपी टेट, एमपी पुलिस, रीट, रेलवे, एसएससी, सी टेट सभी एग्जामों में ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज या फिर हम साइंस के नाम से हम जानते हैं। और साइंस में हमारे पास फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। आज के इस दौर में लगभग हर एग्जाम में बायोलॉजी से एक एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर आज हम बायोलॉजी के बारे में जिक्र करेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में, यानी जंतु विज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? जंतु विज्ञान के बारे में। चलिए, तो सभी से निवेदन है मेरा, सभी भाई बंधु सखा मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करें, है ना, और जितना हो सके उतना शेयर करें। देखिए, विज्ञान एक सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक मतलब होता है व्यवस्थित रूप से एक अध्ययन है। अगर उसको सही ढंग से पढ़ाया जाए तो वो कठिन नहीं लगेगी। जिन लोगों के पास भी, जिन भी बच्चों के पास जहाँ पर उन्होंने देखा है कि 10th के बाद जिनका साइंस नहीं रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को संध्या का नमस्कार। हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आज क्लास को बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी यहाँ पर है लास्ट तक क्लास में हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। और आज बायोलॉजी को आप एक मन से, दिल से लगा कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ हमारी इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में यहां पर अभी फिलहाल तो हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे जीव विज्ञान। देखिए, सबसे पहली बात तो जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो विकास है वो प्रसिद्ध दार्शनिक जो है वो अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु, जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। एनिमल किंगडम आपका सबसे पहले तो किसने दिया था? सबसे पहले अरस्तु ने। अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया? ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने, उनके काल में हुआ, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अगर हम बात करें तो किसको कहा गया? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया? अरस्तु को। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। इनको हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। चलिए, चलते हम यहां पे आगे। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम सही ढंग से देखें तो प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्राणी होते हैं। प्राणी को कोशिकाओं के आधार पर बांटा जाए तो सबसे पहले प्राणी को अगर कोशिकाओं के आधार पर बांटा जाए तो एक कोशी प्राणी होते हैं और दूसरे होते हैं बहुकोशी प्राणी। एक कोशी प्राणी का मतलब होता है यूनिसेलुलर, जहां पर एक जो जीव है, पहली बात तो हम यहां पर किसका अध्ययन कर रहे हैं? जीव का। जीव मतलब एनिमल। और उन एनिमल में जहां पर एक कोशिका होती है, देखो सबसे पहली बात तो कि यहां पे सभी के मन में जो आता है कि यार कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो कोशिका को अगर हम देखें यहां पे, तो कोशिका जो होती है एक छोटी सी संरचनात्मक क्रिया इकाई होती है। वैसे जनरली हमें सबसे पहले कोशिका पढ़ाना चाहिए। देखिए, हमारे किसी भी चीज का क्या होता है? सबसे पहले होती है सेल। सेल से बनते हैं सेल, छोटी छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इसका प्रयोग किया था, कोशिका का शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो ये कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और उसके बाद कोशिका सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। यानी कुल मिला के हम देखें तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है।
और कोशिका से आपका बनती है टिश्यू, टिश्यू को बोलते हैं उत्तक। यानी एक छोटी कोशिका से यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी कोशिकाएं मिल सके, यानी असंख्य कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। और वह सभी उत्तकों का संगठन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपको अंग कहलाता है। अंग में मतलब हो क्या, आपका आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये इस प्रकार से कुल मिला के यहां पे एक कोशी प्राणी जो होता है, यानी आपका जो यूनिसेलुलर जो होता है वो क्या होता है, एक कोशी प्राणी और बहुकोशी प्राणी। तो यहां पे सबसे पहली बात तो कोशिका को इतना सा समझना जरूरी है कि कोशिका से हमारे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से हमारे अंग बनते हैं और अंग से हमारा पूरा शरीर बनता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हमारे इस प्रकार से हम जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। सबसे पहले है एक कोशी प्राणी। एक कोशी प्राणी मतलब एक सेल से बने होते हैं, जिसमें कितनी सेल होती है, कोशिका एकमात्र सेल होती है। सभी कोशिकी प्रोटोजोआ को एक संघ को क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ संघ कहा जाता है। जिन जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है उन सभी को क्या कहा जाता है, जिन जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है उन सभी जीवों को क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ कहा जाता है। राइट। बहुकोशिकीय प्राणी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी क्या होते हैं, मल्टीपल सेल होती है और सभी कोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको पता चलता है। एक कोशिकीय प्राणी को क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ संघ कहा जाता है। एक कोशिकीय प्राणी को क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ संघ कहा जाता है। ठीक है। और जब मल्टीपल सेल होते हैं तो मल्टीपल सेल क्या होता है, बहुकोशिकीय प्राणी, उसको कितने भागों में बांटा जाता है, 9 भागों में। 9 भागों में से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, कार्डेट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कुल कितनी चीजें हैं इसमें, 9 है। ठीक है। तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को जय हिंद साथियों। जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। यहां से आप अगर आप इस क्लास में लास्ट तक आप रहें तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इस पूरी थ्योरी के बाद हम 50 से ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि क्या होता है कि आप सभी बस केवल उपस्थित हो जाए और पढ़ना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि यहां पर बस हमारा एक ही मकसद रहे, हम इस चीज को पढ़ाएं। चलिए, तो जय हिंद साथियों। अब देखिए, सबसे पहले एनिमल किंगडम में एक कोशिकीय प्राणी आते हैं। तो सबसे पहले एक कोशिकीय प्राणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक कोशिकीय प्राणी में अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। ठीक है। और यहां पर जो ये देखो, ये कबूतर हो गया, इंसान हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, बहुकोशी में। यानी अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। चलिए, तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि कोशिका होती है, कोशिका से टिश्यू होते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो सबसे पहले जिसमें एक कोशिका होता है उसको एक कोशिकी या प्रोटोजोआ संघ कहा जाता है, और जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है उनको बोला 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया। चलिए चलते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है प्रोटोजोआ संघ। यानी कुल मिला के हमको आज की तारीख में 10 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है हमें प्रोटोजोआ संघ, और 9 पढ़ना है आपको मल्टी सेलुलर जो होती है, बहुकोशिका होती है, उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोटोजोआ संघ के बारे में। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, गोल्डफस ने किया। ध्यान से सुनिए, प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गोल्डफस ने। यहां पर एक एक वर्ड से प्रश्न आएंगे और ऑब्जेक्टिव 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आज की तारीख में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है आज की क्लास में। तो प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गोल्डफस ने किया। ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब आप धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं सबसे साधारण और एक कोशी होते हैं। सबसे पहली बात तो इनमें कोशिका कितनी होती है, एक कोशी जंतु होते हैं। तो सबसे साधारण होते हैं और एक कोशी होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब कुल मिला के आप उसको नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई उत्तक, अब उत्तक क्यों नहीं बनेंगे, एक बात बताऊं, सब एक कोशिका है, तो जब जिसमें कोशिका ही एक है तो उसमें उत्तक कहां से बनेंगे। उत्तक के लिए क्या होती है, बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिए, यानी असंख्य कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, तब जब क्या क्या होता है, उत्तक बनता है।
और तब जाके असंख्य कोशिका निर्माण क्या करती है, ऑर्गन का निर्माण करती है। यानी जहां पे कोशिका मात्र एक, तो वो उत्तक का तो निर्माण कर ही नहीं सकती, और जब उत्तक का निर्माण नहीं होगा तो ये गारंटी है कि उसमें क्या नहीं बन सकता, आर्गन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, इस संघ के जंतुओं में कोई उत्तक या आर्गन नहीं होता। ठीक है, अब आ चलते हैं। सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकी शरीर के अंदर ही होता है। मतलब एक चीज है, कोशिका ही एक है। जब कोशिका ही एक है तो इसका मतलब होता है उसमें खाना पीना, पचना, उसका रेस्पिरेशन, श्वसन करना, उत्सर्जन एक्सक्रिएशन करना, जनन यहाँ पे करना, मतलब कुल मिला के सारी चीजें जो होती है उसके शरीर के अंदर ही होती है। इनके जीवद्रव्य मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म में एक या अनेक केंद्रक होते हैं। आपको पता है कोशिका के जो विभाजन हमने कर रखे हैं, उन कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उसमें एक या फिर अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो चीजें याद करना है उसके हिसाब से बताऊंगा। आपको कोई यहाँ पर नीट की एग्जाम नहीं देना है, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित आते हैं तो उनका जवाब देना है। बहुत आसानी से हम इसको जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम बहुत जल्दी से। सबसे पहले है आते हैं अमीबा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमीबा किस फाइलम में आता है, किस संघ में आता है, तो आप अमीबा को बोलेंगे कौन सा, प्रोटोजोआ संघ में आता है। किस में आता है, प्रोटोजोआ संघ में आता है। उसके बाद दूसरा होता है पैरामीशियम कार्डेटम। ये पैरामीशियम कार्डेटम जो होता है ये भी आपका क्या होता है, इसको चप्पल जंतु बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को याद रखिएगा। क्या कौन सा बोला जाता है, चप्पल जंतु। अगर अपनी कॉपी में आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, ये सभी मत लिखिएगा, पर पैरामीशियम कार्डेटम को क्या कहा जाता है, चप्पल जंतु बोला जाता है। ठीक है, युग्लिना, इस युग्लिना को हरा ग्रीन प्रोटोजोआ बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन प्रोटोजोआ किसको बोला जाता है। मैं एक एक लाइन जो बोल रहा हूं इसमें से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चप्पल जंतु किसे कहा जाता है, पैरामीशियम कार्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम किस संघ में आता है, प्रोटोजोआ संघ में आता है। अमीबा किस संघ में आता है, प्रोटोजोआ संघ में आता है। है ना, प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन सा जंतु नहीं आता है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपेनोसोम गेबियसियन। ट्रिपेनोसोम गेबियंस आपने जब हमने अभी आपको लुसेंट की चीजें पढ़ाई होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन की क्लास में, तो आपने देखा होगा कि ट्रिपेनोसोम गेबियंस एक प्रोटोजोआ होता है। यानी जो प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि जो परजीवी है उस प्रकार से वहां से फैलता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो बीमारी थी ट्रिपेनोसोम्स गेबियंस जो होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। मतलब कौन सी बीमारी होती है, सोने की बीमारी। आदमी सोता ही रहता है और ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, मस्तिष्क को। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आपने अगर लुसेंट की बुक में पढ़ा होगा तो जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हमने पढ़ा रखी है ना, लुसेंट की बुक में भी अगर आप सब जाके देखें तो पेज नंबर पे मैं बता दूं, नई बुक पे जाके आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी। देखो चीजें क्या होती है तो यही से, कहीं कुछ नहीं है, बस हमें याद करवाना है आपको। और आप देखेंगे तो पेज नंबर 273 पे सबसे पहले ही लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी होती है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी का मतलब होता है बच्चा सोता ही रहता है, उसके मस्तिष्क में ऐसा लगता है कि बस उसको थोड़ा सा आलसी आलसी आने लग जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिपेनोसोम गेबियंस के कारण फैलता है। तो देखो सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, ट्रिपेनोसोम गेबियंस। ठीक है, और ये कौन सी मक्खी से फैलती है, इसका वाहक होता है सीसी मक्खी, टीएसी। इंग्लिश में बोलेंगे तो कौन सी होगी, सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी होती है, सीसी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है, सीसी मक्खी होती है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें सीसी मक्खी के द्वारा आपको क्या होता है, फैलता है। चलिए ओके, तो सीसी मक्खी के द्वारा होता है। अब इसमें होता है, अब इसके बाद लास्ट एक और आता है यहाँ पे एसिटेबुलेरिया। कौन सा होता है, हाँ बिल्कुल अभिमन्यु सिंह जी बोल रहे हैं, सीसी। एसिटेबुलेरिया ये सबसे बड़ा एक कोशी जीव है, सबसे बड़ा एक कोशी जीव है। तो परीक्षा में अब यहां से कितने प्रश्न बनेंगे देखो मैं बताऊं। सबसे बड़ा एक कोशी जीव, ठीक है, ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये सारी चीजें जो पीडीएफ है वो हम आपको शेयर कर देंगे बिल्कुल आपके जो बुक पे। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये प्रोटोजोआ संघ, कुल मिला के हमको एनिमल किंगडम में 10 चीजें पढ़ना है।
एक तो पढ़ना है आपको यूनिसेलुलर में पढ़ना है। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशी, और एक कोशी में आपने यहाँ पे चीजें पढ़ी है। एक तो होता है अमीबा, उसके बाद होता है पैरामेशियम कोडेटम, चप्पल जंतु होती है। युगलिना जिसको ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, और ट्रिपेनोसोम गेबियंस जो सोने की बीमारी यानी सीसी मक्खी से फैलती है, और एसिटेबुलेरिया जो होता है सबसे बड़ा एक कोशी जीव होता है। ठीक है, यहां तक इतनी सारी जानकारी आपने पढ़ ली। यहीं से कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है यहां पे प्रोटोजोआ में, 2-3 चीजें मैं बता देता हूं। एक होता है लीशमेनिया डोनावली। ये भी एक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, यानी ये भी एक प्रोटोजोआ होता है जिसको बालू मच्छर से फैलता है, सेंट मॉस्किटो। ठीक है, और इससे जो रोग होता है वो कालाजार होता है। कौन सा होता है, कालाजार। ध्यान रखिएगा, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि कालाजार जो रोग होता है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो होता है लीशमेनिया डोनावली। ठीक है, और उसका वाहक कौन सा होता है, बालू मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है, बालू मच्छर होता है। ठीक है, एक और प्रोटोजोआ तो आपको अच्छी तरह से पता होगा जो मलेरिया का कीटाणु फैलाता है, कौन है, प्लाज्मोडियम। एक और आपका मैं लिख देता हूं यहां पे, कौन सा, प्लाज्मोडियम। मैंने यहां पे लिखा नहीं है, कौन सा, एक और प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है उसके कारण भी, प्लाज्मोडियम जो क्या होता है हमारे लिवर और आरबीसी को प्रभावित करता है, और ये मादा एनोफिलीज नाम की एक मच्छर से फैलता है जिससे मलेरिया बुखार आपको आता है। ठीक है, तो आपने इतनी सारी चीजें सीखी। सबसे पहले तो अमेबिया, पैरामेशियम कोडेटम, चप्पल जंतु, युगलिना, ग्रीन प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोम गेबियंस, सोने की बीमारी मतलब, और ये सीसी मक्खी से फैलता है। एसिटेबुलेरिया क्या होता है, सबसे बड़ा एक कोशी जंतु होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक कोशी जंतु कौन सा होता है, सबसे बड़ा एक कोशी जंतु कौन सा होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा एक कोशी जंतु कौन सा होता है। सबसे बड़ा एक कोशी जंतु कौन सा होता है, एसिटेबुलेरिया होता है। चलिए, और बिल्कुल आप बोल रहे हैं सभी फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने यहां पर प्रोटोजोआ संघ को पढ़ा। अब उसके बाद चलते हैं हम हमारे प्रोटोजोआ संघ के बाद आते हैं हमारे पास, बहुत ही शानदार, मजा आने वाला है इस पेपर में, बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। संघ पोरीफेरा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं यहां पे प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है एक कोशी को, और दूसरा बांटा जाता है बहुकोशी को। तो एक कोशी जो प्राणी होते हैं उसमें अपनों ने प्रोटोजोआ को पढ़ा। अब अपने बहुकोशी को पढ़ेंगे, और बहुकोशी में हमको पढ़ेंगे 9 चीजों को। कितनी चीजों को पढ़ेंगे, 9 चीजों को। तो सबसे पहले है संघ पोरीफेरा। कौन सा है, संघ पोरीफेरा। बहुत ही बढ़िया, आराम से देखिएगा इसको। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। तो बस एक प्रश्न यहीं से बनता है ना, इस संघ के सभी जंतु क्या हो जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। मतलब समुद्री चट्टान या ठोस का, इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पर पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पोरीफेरा जो होते हैं वो संघ पोरीफेरा वाले जो जंतु होते हैं सभी खारे पानी में पाए जाते हैं। यह साधारण बहुकोशी जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं, साधारण बहुकोशी जीव होते हैं। इनके शरीर के जंतुओं में बहुत बड़े छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं ये सभी अभी ऑब्जेक्टिव में मैं पूछूंगा भी सर आपसे। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे इन शरीरों के जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्र से वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन लेते हैं और अपने शरीर में पहुंचाते हैं। कुल मिला के तो छिद्र को क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओस्टिया। कई बार पूछा गया। अब प्रश्न यहां से क्या क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा। जो जंतु बहुकोशी हैं और खारे पानी में पाए जाते हैं वो कौन से, तो संघ पोरीफेरा। कौन सा है, पोरीफेरा। फेरा का मतलब यहां पे हो गया पूरी तरह से खारे पानी में, खारे पानी से हो गया आपका पोरीफेरा। और इसी प्रकार से वो अपने जल, ऑक्सीजन, वो भोजन को लेते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। अनियमित का मतलब होता है बिल्कुल एकदम इरेगुलर होता है, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, मतलब एक ही जगह पड़े रहते हैं कुल मिला के।
तो इसको क्या होते हैं, एक ही जगह से वो पड़े रहते हैं। संघ पोरिफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पंज। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार संघ पोरिफेरा के जीवा को सामान्यतः कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये इसमें सबसे पहले एग्जांपल कौन सा आ रहा है, साइकन। साइकन अब परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया कि साइकन जो है वो कुछ पोरिफेरा से है, मतलब पोरिफेरा जो है वो ये फाइलम। सबसे पहली बात तो आपसे पूछेगा फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। मतलब ये बोलेंगे साइकन प्राणी जगत के किससे है, तो प्राणी जगत के किससे है, संघ पोरिफेरा। कैसे, संघ पोरिफेरा से। यूस्पंजिया जिसको बोलते हैं अब बाथ स्पॉन्ज, ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, बाथ स्पॉन्ज। तो बाथ स्पॉन्ज यहां पे कई बार आपसे प्रश्न यही पूछा गया कि जो बाथ स्पंज है वो किस संघ से है, ठीक है। तो वो किस संघ से है, पोरिफेरा से। तीसरा है यूप्लेक्टला, ध्यान रखिएगा यूप्लेक्टला। एक बात बताइए, जापान जो एक देश है ना, जापान देश में उपहार स्वरूप इसको भेंट दिया जाता है। किसको भेंट दिया जाता है, उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है। किसको भेंट दिया जाता है, यूप्लेक्टेला को उपहार स्वरूप भेजा जाता है। इसके विनेस के फूलों की डंडियां भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विनस के फूलों की डंडियां भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के बारे में, इस वर्ड के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, ठीक है। कौन सा है, यूप्लेक्टेला का मतलब होता है यहां पर संघ पोरिफेरा का एक ऐसा जीव है जो जापान देश में गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है और विनेस के फूलों की डंडियों के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब आप चलते हैं अपन लास्ट है स्पोंजिला। कौन सा है, स्पोंजिला। तो स्पोंजिला जो है वो आपके पास यहां पर क्या होगा, संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आता है। कौन सा, स्पोंजिला, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की चीजों को हमने पढ़ा है यहां पे। साइकन है ना, बाथ स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला ध्यान रखिएगा यूप्लेक्टेला किससे रिलेटेड है, जापान से। जापान का मतलब होता है वहां पर जो बच्चे हैं, बच्चे वहां पे जो लोग हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ये। और एक और होता है लास्ट में स्पोंजिला, ठीक है। अब एक बात बताऊं, यहां पर जो छिद्र होते हैं ना, ये जो छिद्र पाए जाते हैं, ये बहुत से छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों को क्या बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है। और इसमें एक बड़ा सा छिद्र होता है, जैसे ये बड़ा सा छिद्र हो गया यहाँ पे, ये बड़ा छिद्र, इसको बोला जाता है अस्कुलम। एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछा गया, क्या बोला जाता है, अस्कुलम, ध्यान रखिएगा। तो इस बड़े छिद्र को क्या बोला जाता है, अस्कुलम। और जो छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओस्टिया। तो ओस्टिया और अस्कुलम दोनों चीजों को पूछा जाए, ठीक है। तो वो बोला जाता है कि संघ पोरिफेरा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है, ठीक है। और जापान देश में उपहार स्वरूप जो किसको दिया जाता है, तो यूप्लेक्टेला को भी दिया जाता है, ठीक है। सारी चीजों को याद रखना। आप भी जो 50 क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से कई सारे क्वेश्चन इनमें से आएंगे आपको। चलते हैं आगे। देखो ये यहां पर ये बड़ा सा छिद्र दिखा जाता है ना, ये बड़े बड़े छिद्र, इसको बोलते हैं आपको अस्कुलम। क्या बोला जाता है इसको, अस्कुलम। चलते हैं आगे। दूसरे नंबर पे आता है सिलेंट्रेटा। कितने नंबर, ध्यान रखिएगा। ऐसे कितनी चीजें पढ़ना है अपने को, 9 चीजें पढ़ना है। कितनी चीजें पढ़ना है, 9 चीजें पढ़ना है। तो पहली चीजें हम पढ़ चुके हैं सिलेंट्रेटा। सेकंड चीज है आपकी सिलेंट्रेटा। पहली चीज कौन सी पढ़ चुके हैं अपन, पोरिफेरा। सबसे पहले कौन सी चीज पढ़े, सबसे पहले तो हमने पढ़ा प्रोटोजोआ। सबसे पहले क्या चीज पढ़ा हम लोगों ने, प्रोटोजोआ। उसके बाद बहुकोशी में सबसे पहले पे कौन सा पढ़ा, पोरिफेरा। और तीसरे में कौन पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा। इसका नया नाम क्या है, निडेरिया। एक बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया कि इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम क्या है, निडेरिया है। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। देखो इससे पहले वाले सारे जंतु थे वो भी समुद्र में पाए जाते हैं, पर वो समुद्र में कौन से जल में पाए जाते हैं, खारे जल में। ध्यान से सुनिएगा,
इससे पहले जो जल थे वो जंतु थे वो कौन से थे? पोरीफेरा वाले। तो पोरीफेरा वाले जंतु वो भी समुद्र में पाए जाते हैं, पर समुद्र में कहाँ पाए जाते हैं? वो खारे पानी में। और ये सिलेंट्रेटा क्या होते हैं? ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी मीठे पानी में भी पाए जाएंगे, खारे पानी में पाए जाएंगे। ठीक है। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है, ध्यान रखिएगा। इन प्राणियों की संरचना किससे की तरह होती है? धागे की तरह। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऐसे प्राणी जिनकी संरचना धागे की तरह होती है वो किस मतलब संघ में आता है? तो वो किस संघ में आता है? सिलेंट्रेटा। सिले, देखो सिले से क्या होता है? सिलाई। सिले से किससे क्या होता है? सिलाई होती है। और सिलाई से क्या होता है? सिलाई में क्या होता है? धागा। तो इसकी धागे जैसी संरचना हो गई, बस याद हो जाएगा इसको। ठीक है। कृष्णपाल जी जो हमारे साथ में है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो बायोलॉजी के हैं और स्वच्छ जल में निवास करते हैं। बिल्कुल सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो स्वच्छ जल में निवास करते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये हमको बीच बीच में गाइड करते जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कृष्णपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, यानी पूरी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कुछ भी नहीं पाया जाता है, यानी इसमें श्वसन तंत्र। अब एक बात बताऊं, प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में कि ऐसे जंतु बताओ जिनमें श्वसन तंत्र नहीं होता है, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता है, और जो मुख्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और इनको निडेरिया भी कहा जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है? सिलेंट्रेटा। देखो कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते आपको। ठीक है। अब आप चलते हैं यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। और ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्थापित करते हैं, उसी से इसका होता है। इसको बोलते हैं मूंगा की चट्टानें। आपको पता होगा ना, मूंगा की चट्टानें, मतलब वहां पे मूंगा नाम के जो सिलेंट्रेटा जीव हैं वो वहां पे इकट्ठे हो गए। सबसे पहले हाइड्रा, ध्यान रखिएगा, हाइड्रा बहुत ही प्यारा जीव। हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है इसकी खोज न्यूवेन हुक ने की थी। मैं जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाता जा रहा हूं उनको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल न्यूवेन हुक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? न्यूवेन हुक ने की थी। और यह कहां पाया जाता है? मीठे जल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मीठे जल में पाया जाता है। ठीक है। और पहली बात तो ये हाइड्रा जो है कभी मरता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। हाइड्रा जो है कभी मरता ही नहीं है। इसका मतलब होता है इसको अमरत्व का गुण प्राप्त है। कौन सा? इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है। जब तक कि इसका कोई परजीवी शिकार न कर ले, मतलब कुल मिला के इसका परजीवी अगर कोई शिकार कर लेते हैं, मतलब कोई प्रोटोजोआ इसको अगर खा लेता है, तो जब जाके ये आपका खत्म होता है। नहीं तो ध्यान रखिएगा, हाँ, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ जो कि मूंगा की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहां पर आपको हाइड्रा के बारे में, तो अब देखो प्रश्न कहां पूछेंगे, हाइड्रा कहां पाया जाता है? खारे पानी में, मीठे पानी में, सादे पानी में। तो मीठे जल में पाया जाता है, पहली चीज। इसकी खोज किसने की थी? न्यूवेन हुक ने की थी। कौन सा ऐसा जीव है जिसको अमृतत्व प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अमृतत्व किसको प्रदान किया जाता है? हाइड्रा को प्रदान किया जाता है। और ये कौन से फाइलम में आते हैं? तो ये आते हैं सिलेंट्रेटा में आते हैं। किस में आते हैं? सिलेंट्रेटा में आते हैं। चलिए, उसके बाद आता है ओरेलिया। क्या होता है? ओरेलिया। इसको जेली फिश भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। किसमें? क्या होता है? ओरेलिया। ओरेलिया क्या कहा जाता है? जेली फिश भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, जहां पे फिश शब्द आ रहा है ना, पर यह मछली नहीं है। ध्यान रखिएगा, ओरेलिया को जेली फिश कहा जाता है, पर यह मछली नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी मछली नहीं है, तो हम जेली फिश को मछली बता देते हैं। ठीक है। तो इसको जेली फिश कहा जाता है। और उसके बाद आता है मूंगा, जिसको अपन वही ग्रेट बैरियर रीफ जो मूंगा की चट्टान है। ठीक है। ये यहां पर पूरी तरह से ये मूंगा की इस प्रकार की चट्टानें बन जाती है, जो मूंगा की चट्टानें जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानी जाती है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने, फिर से मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? पोरीफेरा पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? सिलेंट्रेटा पढ़ा।
अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं आपके पास ये प्लेटी हेमिल्टनीज। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों ध्यान से सुनिए। क्या होता है प्लेटी हेमिल्टनीज? जो चपटे कर्मी होते हैं, बस परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि चपटे कर्मी, कर्मी का मतलब होता है कीड़े, जो चपटे कर्मी होते हैं वो किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो वो रखे जाते हैं प्लेटी हेमिल्टनीज में। इन सभी में आहार नाल नहीं होती है। कुल मिला के जो आहार की नलिका होती है वो इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर आश्रित रहते हैं। मतलब दूसरों पर आश्रित का मतलब समझ रहे हो ना? पहली बात है वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है। जैसे कि गायों पे, भैंसे पे जो वो रहती है ना गिलोड़ी ना, वो इस प्रकार से, ठीक है, वो इस प्रकार से रहते हैं। फ्लैटवॉर्म, ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतुओं में आश्रय होता है। इन्हीं की सतह से आपके खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये होते हैं जिस प्रकार से ये चपटे कर्मी होते हैं। सबसे पहले होता है प्लेनेरियम, प्लेनेरियम हो रहा है, उसके बाद होता है फिर होता है फेसियोला, और उसके बाद होता है टीनिया सोलियम। ध्यान रखिएगा ये टीनिया सोलियम मनुष्य की आंत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया कि टीनिया सोलम मनुष्य की कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे एक और प्लेटी हेमिल्टनीज होता है फीताकृमि। फीताकृमि कई बार एग्जाम में पूछा गया। फीताकृमि ये क्या होता है? ये भी जनरली क्या होता है, हमारे आंतों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंतों में। आंतों में मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आंतों में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में पहुंचता कैसा है? तो हम सुअर का जब मांस खाते हैं, मनुष्य जब सुअर का मांस खाता है तो वह हमारे आंतों में पहुंच जाता है, और जिससे हमारे डायरिया और इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटी हेमिल्टनीज हो गया। तो प्लेटी हेमिल्टनीज में बस दो चीज याद रखिए, टीनिया सोलियम, और एक और बात रखिए फीताकृमि। ये दोनों क्या होते हैं? हमारे आंतों में पाए जाते हैं। ये सुअर का मांस खाने से हमारे अंदर आता है। ज्यादा कुछ नहीं है। एस्केमिल्टनीज ये तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इस प्रकार के ज्यादा कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एस्केमिल्टनीज का मतलब यह जीव लंबे, थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, अखंडित क्रमी होते हैं। इसे राउंड वॉर्म कहा भी कहते हैं। क्या होते हैं? राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। ये जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो वहां पे चले जाते हैं, है ना? ये मनुष्य की आंतों में पहुंच जाते हैं। ये जो गोल आकार में गोल होते हैं, साथ ही परजीवी और स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह में कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं। आपको पता है बच्चों के पेट में चले जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, आपको पता है। उनके बाद उनके लेट्रिन में से निकलते हैं छोटे छोटे कीड़े, तो वो एस्किरस थ्रेड वर्म होते हैं। ठीक है, धागे जैसे थ्रेड का मतलब होता है धागा, तो एस्किरिस। और इसके कारण बच्चों के अंदर एक रोग भी हो जाता है। उस रोग का नाम होता है, रोग का नाम ध्यान रखिएगा, एस्केरियासिस। कौन सा रोग हो जाता है? एस्केरियासिस रोग हो जाता है। ठीक है, और ये कहां पे? मनुष्य की आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी, इस पूरे क्लास में लास्ट तक रहना, तभी जाके आपको मजा आएगा। अभी तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो और आनंद आएगा आपको। अब आता है एनेलिडा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, आपने अभी तक क्या पढ़ा? कोशिकाएं जो होती है दो प्रकार की, तो एक कोशी जंतु, एक कोशी जंतु में कौन सा होता है? प्रोटोजोआ होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुकोशी जंतुओं में 9 प्रकार पढ़ना है, तो उसमें से 4 प्रकार हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम कौन सा? एनेलिडा। एनेलिडा के पास चलते हैं। शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व होता है, सममित व खंडों में बटा होता है। यानी कुल मिला के आपने हर्ष देखा कि नहीं देखा आपने सबने? जो केचुआ जो अभी आपको पता है रोडीमेन इसमें मिलते हैं, केचुओं की खाद बनाते हैं हम, बस उस जीव को देखना और एनेलिडा याद रखना। एनेलिडा का मतलब क्या होता है? हमारा केचुआ। ठीक है, ये प्राणी जली भी हो सकते हैं, स्थली भी होते हैं, स्वतंत्र जीव भी होते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर थोड़ा सा खंडों में बटा रहता है। ठीक है, जैसे कि ये इस प्रकार का जीव, ये इस प्रकार का जीव केचुआ देखा ना आपने? केचुआ, ये इस प्रकार के जीव, बिल्कुल, जिसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। बहुत बढ़िया। केचुआ को क्या बोलते हैं? अर्थ
वर्म। ठीक है, यहां पर, और ये जोंक भी होती है, एक छोटी सी जोंक होती है, पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। आदमी के शरीर में अगर एक बार चली जाए तो पूरी शरीर में अंदर घुस जाती है वो, और अंदर घूम घूम के रखती है, तो इस प्रकार से होती है। अब एक बात बताइए, तो यहां पर जो चीजें देखिए, केंचुआ, केंचुआ से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो पहली बात तो प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, जोंक जो है वो जीव जंतु के किस वर्ग में रखी जाती है, तो वो एनेलिडा में रखी जाती है। केंचुआ किस वर्ग में रखा जाता है, तो एनेलिडा में रखा जाता है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आ चुका एग्जाम में। फेरेटिमा फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, ये किसका है, केंचुओं का रासायनिक नाम है। और एक बात बताऊं, इसमें क्या होता है, एक रक्त वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रक्त वर्णक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोसाइनिन। जैसे अपने यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है ना, उसी प्रकार से इनके अंदर होता है हीमोसाइनिन। क्या होता है, एक लिंगी या उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया, तो हीमोसाइनिन होता है, क्या होता है, इसीलिए थोड़ा सा वो भूरा भूरा दिखता है। देखिए हमारा जो रक्त है वो लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रक्त वर्णक कौन सा पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, और जोंक के बारे में आपने पढ़ लिया, तो इसका देखिए एनेलिडा में केवल इतना से याद रखना कि ये थोड़े से लंबे होते हैं और पतले भी होते हैं। ठीक है, और इसमें केंचुआ और जोंक दोनों आते हैं। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा वर्ग होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, हाँ, उसमें 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, बिल्कुल। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बारे में हम जानते हैं, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे बड़ा संघ मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े मछ सब सब चींटियां ने वो सारी चीजें, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। अब 2/3 का मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये होता है 66.2/3%, यानी 100 में से 66.2/3% तो आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह में पाए जाते हैं, यानी जल में भी पाए जाएंगे, थल में भी पाए जाएंगे और पानी में भी पाए जाएंगे। और ठीक है, इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है शरीर, एक वक्ष जो थ्रोट गले के यहाँ पे होता है, और एक और उदर मतलब पेट की तरफ से, बस। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल होता है। देखो जितने, एक बात बताऊं, इसी आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, कीट वर्ग भी शामिल होता है। कीट वर्ग मतलब होता है जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्टा को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब आपको पता है किसी भी कीट वर्ग में, ध्यान रखिएगा, कीट वर्ग में क्या होता है, 6 तो पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। जैसे बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा मछली, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से कई बार एक बार प्रश्न पूछा गया कि जो मकड़ियां होती है वो मकड़ियां आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आती है। किस संघ में आती है, आर्थ्रोपोडा। पर ये कीट नहीं है ना, ये क्या है, कीट नहीं है। अब कीट क्यों नहीं है, क्योंकि कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है, 3 टांगे, यानी किल का मतलब 3 जोड़ी, तो मतलब 3 दूना 2 यानी 6 टांगे होती है। और मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं आती है। मकड़ियां कहाँ आती है, क्योंकि उसमें 8 पैर होते हैं, और मकड़ियों के 8 पैर होने के कारण वह कीट वर्ग में नहीं आती है। क्योंकि कीट वर्ग में वही लोग आते हैं या वही जंतु आते हैं जिसमें 6 पर वाले जंतु होते हैं, या जिनके पैर कितने होते हैं, 6 पैर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं अपन 7वें, है ना, ये मकड़ी है आपकी, देखो 8 है इसके टांगे। अब आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बहुत ही प्यारा है, ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न कैसे आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। इस संघ के सभी समुद्री होते हैं, यानी सभी के सभी जीव क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं वह जंतु के किस जगत में होते हैं, तो वो होता है इकाइनो
डमेटा। ठीक है, इसमें होती है एक स्टार फिश। ध्यान रखिएगा, फिश मतलब मछली नहीं है, मछली नहीं है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्टेरियस। समुद्री अर्चिन या इकाइनस, समुद्री अर्चिन या इकाइनस जो होता है, समुद्री अर्चिन या इकाइनस जो होता है, समुद्री अर्चिन समुद्री अर्चिन या इकाइनस, ये क्या है? इसको हम एरिस्टोटल का शायद वो लालटेन भी कहा जाता है इसे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में चूक रहा हूं कहीं। एरिस्टोटल का क्या होता है? लालटेन भी कहा जाता है इसको। ये समुद्री अर्चन इकाइनस जो होता है, इसको क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल। अरस्तु, आपको पता है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो अरस्तु का लालटेन इसे कहा जाता है। ठीक है, समुद्री अर्चिन या इकाइनस। ठीक है, और उसके बाद कुकुम्बर, समुद्री खीरा। सर जापान में ये बहुत महंगा मिलता है, समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर जो होता है समुद्री खीरा होता है। और एक और होता है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो मतलब होता है इस प्रकार से। देखो एक बात दो, ये इसमें क्या पूछा जाता है? ये सभी मछलियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टार फिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा और ब्रिटल स्टार, ऐसा लगता है कि ये मछलियां हैं, पर ये सभी मछलियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 7 पढ़ लिया आप लोगों ने। अब पढ़ते हैं अपन 8, मोलास्का। कौन सा है? 8वां नंबर पे कौन सा हो रहा है? मोलास्का। सभी को मजा तो आ रहा है ना? थोड़ी सी चीजें क्या होती है, एक बात बताइए, मेरे भी जीवन का है, सारी चीजें हैं। और यहाँ पे क्या होता है, चीजें इस प्रकार से है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कवर अप करवाना। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं 8वें नंबर पे, मोलास्का। मोलास्का जो होती है उसके बारे में चलते हैं। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें अलास्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलास्का, है ना? इसको क्या कहा जाता है? इसको मोलास्का। मोलास्का क्यों कहा जाता है? मोलास्का से मतलब मुलायम, याद रख लो आप। तो मोलास्का का मतलब मुलायम, इनका शरीर बड़ा मुलायम होता है। ठीक है, इन संघ के सभी जीव अधिकतम समुद्री होते हैं और कुछ स्वस्थ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों के श्वसन किसमें होते हैं? गिल्स में होते हैं। किसमें होते हैं? गिल्स में होते हैं। देखिए बहुत प्यारा प्यारा आपने नया, ये जो बरसात में आपको पता है रोड पे चलती रहती है, जिसको अपन बोलते हैं गाय, है ना? ये इस प्रकार से। उसके बाद ये ऑक्टोपस, ठीक है, सीप, ये इस प्रकार की सारी चीजें उसमें रहती है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के नाम से देखो ये सारी चीजें। इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। बताइए, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया डेविल फिश। ये मछली नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। मोलास्का जो है वो में ऑक्टोपस होता है, और ऑक्टोपस क्या होता है? डेविल फिश भी उसको कहा जाता है। डेविल फिश किसको कहा जाता है? उसके बाद होता है सिपिया, जिसको कटल फिश कहा जाता है। क्या किया जाता है? कटल फिश। कटल देखो ये काट देती है आंखें बिल्कुल इस प्रकार से, तो ये कटल फिश। पर ध्यान रखिएगा ये फिश है पर मछली नहीं है। ये क्या होता है? सीप होता है। क्या होता है? सीप। ये क्या होता है? हेलियोटिस। देखो ये हेलियोटिस, ये इस प्रकार से। और एक और होता है लास्ट में घोंगा। ये घोंगा अपने यहाँ पे जो गाय निकलती है ना, ये इस प्रकार से आपने बरसात में बहुत सारी निकलती हुई देखी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 मोलास्का है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कितने? 8 प्रकार के पढ़ लिए। रिवीजन फिर करेंगे, बहुत मजा आएगा। आप ऑब्जेक्टिव 50 से ऊपर ज्यादा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं कोर्डेटा। ये कोर्डेटा लगभग सबसे बड़ा, मतलब ये कोर्डेटा जो है, वैसे ये सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो कोर्डेटा नहीं होता है, वो सबसे पहला जो होता है आर्थोपेडा होता है। पर कोर्डेटा में क्या होता है? हम सब लोग आते हैं। मानव जो होता है ना, वो कोर्डेटा में पाया जाता है। ठीक है,
यह संघ काफी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। इसमें कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। कोर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। आपको पता है इसका वर्गीकरण क्या होता है? 5 भागों में बांटा जाता है। कितने में? 5 भागों में। सबसे पहले मत्स्य वर्ग, यह मछली का वर्ग, यानी ये मछलियां जितनी भी होती है उसको मत्स्य वर्ग में यानी पिस्कस में बांटा जाता है। उभयचर वर्ग जो पानी और इसमें सब में रहते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबिया। उसके बाद होता है सरीसृप वर्ग यानी रेप्टेलिया। फिर होता है पक्षी वर्ग एविस, और लास्ट होता है आपका स्तनधारी वर्ग, जहां पर हम आते हैं। हम कहाँ हैं? यहाँ पर। देखो हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। जीवधारियों में सबसे लास्ट में किसको पढ़ेंगे? हम अपने आप को पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर आपको देखा जाए तो आज की इस क्लास में देखा जाए तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा प्रोटोजोआ। उसके बाद फिर 9 पढ़े, तो 9 में से 8 तो हमने पढ़ लिए, 9वां हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग। चलिए सबसे पहले लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में है अपना कोर्डेटा। सबसे पहले क्या है? लास्ट में क्या है? कोर्डेटा। और कोर्डेटा को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। तो सबसे पहले है आपका मत्स्य वर्ग। इसके अंतर्गत मछलियां आती है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जितनी भी फिश शब्द से आई है ना, वो सारी मछलियां नहीं है। मछलियां श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती है। शार्क में कोई भी हड्डी नहीं होती है, इसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, शार्क को कौन सी मछली के नाम से जाना जाता है? डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रही शार्क। हिप्पोकैम्पस, ध्यान रखिएगा, हिप्पोकैम्पस यह एक समुद्री मीन है। हिप्पोकैम्पस क्या है? यह एक समुद्री मीन है। मीन का मतलब मछली, जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। अब आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यह पूछा जाता है समुद्री घोड़ा क्या है? अब आप बोलेंगे स्तनधारी है ना, पक्षी वर्ग है, उभयचर वर्ग है, मत्स्य वर्ग है। तो आप बोलोगे यार हिप्पोकैम्पस तो स्तनधारी होना चाहिए क्योंकि तो घोड़ा आ रहा है। पर ध्यान रखिएगा ये समुद्री घोड़ा नहीं है, ये समुद्री घोड़ा है पर ये इसका नाम क्या है? ये मत्स्य वर्ग में आता है। किसमें आता है? ये कोर्डेटा के मत्स्य वर्ग में आता है। समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह और ये सब मेमल है। मेमल मतलब स्तनपाई, जो कि सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समुद्री गाय। तो एक प्रश्न कभी कभी क्या होता है, निम्न में से समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? तो मत्स्य वर्ग में आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है, पक्षी वर्ग में आता है, सरीसृप वर्ग में आता है। तो हम बता देंगे अच्छा घोड़ा तो स्तनधारी में आएगा, पर नहीं, ये तो मछली है, ठीक है। हाँ, कोर्डेटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोटो एंड, हाँ ये तो देखो वो तो चीजें हैं, पर अपने तो सुविधा के अनुसार ये 5 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गेम्बूसिया, मत्स्य में गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। आपने पता होगा कि जब मलेरिया, ये क्या होता है, मलेरिया जो परजीवी है उसके लार्वा को खा जाती है, तो मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है इसको। कौन सी? मछली, मच्छर की मछली भी कहा जाता है। इसे तालाबों और कुएं में छोड़ने से मच्छरों पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। यानी मच्छर उसमें क्या होता है, ये जो मछली है गेम्बूसिया मछली, ये मच्छर के लार्वों को खा जाती है, जिससे मलेरिया नहीं फैलता। आगे चलते हैं हम। पाषाण मछली, स्टोन फिश, सबसे विषैली मछली होती है। कई बार परीक्षा में यही पूछा गया कि सबसे विषैली मछली कौन सी होती है, तो सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली होती है। ये होगी पाषाण मछली। तो अब यहां से कितने सारे प्रश्न बनते हैं साहब। विषैली मछली किसे कहा जाता है? पाषाण मछली कहा जाता है। गेम्बूसिया क्या करती है? मॉस्किटो फिश कहा जाता है। समुद्री गाय, समुद्री सिंह क्या है? ये स्तनपाई है। और समुद्री घोड़ा क्या है? एक मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। बताइए कितने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कोड, टार्पिडो, रोहू, कतला इस वर्ग के जंतु हैं। मतलब रोहू है, कतला है, टोर्पिडो है, ये सभी क्या होते हैं? फ्लाइंग फिश है। ये सभी क्या है? मछलियां हैं। आगे चलते हैं। मत्स्य वर्ग के बाद आते हैं, देखो समुद्री गाय, ये भी मेमल है। समुद्री सिंह, ये भी मेमल है, परंतु सी हॉर्स ये होती है आपकी मत्स्य। तो एक बात बताइए, ये किस में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है। ये मेमल मतलब होता है स्तनधारी में आता है, और ये मेमल ये भी स्तनधारी में। इस प्रकार से
ये देखो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनधारी है, कौन सा नहीं है। या विद्युत मछली, हाथी मीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कृष्णपाल जी। अब क्या है कि बायोलॉजी इतना नॉलेज जितना ज़्यादा तो है नहीं आप जितना। आगे चलते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर वर्ग। अब उभयचर वर्ग के मतलब देखिए, सबसे बड़ा मतलब जो बहुत बड़ा काफी बड़ा संघ होता है वो होता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। कॉर्डेटा को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया या उभयचर होता है। एम्फीबिया या उदय। विद्युत मछली शत्रुओं से रक्षा करने के लिए 20 से 25 वोल्ट का विद्युत उत्पन्न करती है। क्या बात है, क्या होती है? 20 से 25 वोल्ट का विद्युत, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत मछली। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए अब उसके बाद उभयचर वर्ग। अब उभयचर वर्ग में कौन कौन आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं? शल्क होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बाल पंख नहीं होते। इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। तो अगर पूछ ले कि मेंढक कैसे सांस लेता है, तो त्वचा से लेता है। ये त्वचा से है ना, त्वचा से सांस लेता है। मेंढक और हाइला इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे पर, सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग का मतलब क्या होता है? रेप्टेलिया। रेप्टेलिया मतलब होता है सरीसृप वर्ग। ये सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। क्या होते हैं? इस सामान्यतः जलवासी होते हैं। इस वर्ग के जंतु कुछ जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु अनियतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ब्लडेड का मतलब होता है ठंडे। अनियतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं सरीसृप वर्ग, ठीक है। कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आती है। बहुत ही बढ़िया। विजय पवार जी हमारे लिए गिलास विलास में कुछ लेके आए हैं। चलिए गरम गरम दूध पी लेते हैं। तो कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर और डेक्रो, ठीक है। डेक्रो क्या होती है? डेक्रो को उड़ने वाली छिपकली भी कहते हैं। उड़ने वाली छिपकली किसको बोला जाता है? डेक्रो को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, डेक्रो क्या है? उड़ने वाली छिपकली। ध्यान रखिएगा, अपने घर में नहीं आ जाए कहीं तो पता चले कि कैसे संभालेंगे उसको। चलिए, तो डेक्रो को क्या कहा जाता है? उड़ने वाली चिपकली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देखो ये अजगर आ गया और ये कछुआ आ गया, ये चिपकली, डेक्रो, है ना। डेक्रो को उड़ने वाली चिपकली भी या फ्लाइंग लिजार्ड भी कहते हैं। ड्रेको है, ड्रेको, ड्रेको है ना, डेक्रो या ड्रेको जैसे भी। आगे चलते हैं, पक्षी वर्ग। अब आता है पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियततापी होते हैं। ध्यान रखिएगा, देखो पहली बात तो ध्यान से सुना, जो रेप्टेलिया होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टेलिया का मतलब होता है, थोड़ी सी देर के लिए एक चिपकली पढ़ लो, चिपकली क्या होती है? कोल्ड ब्लडेड होती है। और अपने पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या होते हैं? कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये सब क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये कई बार इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी। चलिए अब एक बात बताऊं, इन पक्षियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का अंडा है ना सबसे बड़ा होता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्रेक्टिक्स है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है। यह कीवी पक्षी हो गया, छोटा सा चुंगा चुंगा सा। आवाविल, आवाविल मैंने स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। अपना आता है ना वो स्विफ्ट गाड़ी आती है मारुति सुजुकी की,
सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा हमिंग बर्ड का होता है। ठीक है, हमिंग बर्ड मतलब गुंजन पक्षी का होता है। देखो ये छोटा सा, नहीं ये कीवी पक्षी है। ये कौन सा है? कीवी पक्षी। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। किसकी तरफ उड़ता है? पीछे की ओर। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। कई बार एग्जाम में पूछा गया, पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए, तो यहां पर ये अपनों ने क्या किया? किसके वर्ग के बारे में पढ़ा? अपनों ने पक्षियों के वर्ग के बारे में पढ़ा। अब लास्ट हमारे बारे में पढ़ते हैं। हमारे बारे में मतलब स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। क्या होते हैं? समतापी। देखिए, ये जो होते हैं, जो मगरमच्छ या सबसे ज्यादा चीज, देखो यहाँ पे 3 चीजें आई है। सबसे पहले कौन आया? सरीसर्प। सरीसर्प क्या होते हैं? मतलब सरीसर्प मतलब चिपकली। चिपकली क्या होती है? कोल्ड ब्लडेड होती है। पक्षी क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, पक्षी कौन से वर्ड होते हैं? पक्षी होते हैं वार्म ब्लडेड। और हम कौन से ब्लडेड होते हैं? अब एक बात बताओ, हम समतापी होते हैं। यानी इसका मतलब होता है ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है, यानी हम लोगों को 3 भागों में बांटा गया है। बांट लो भाई। सबसे पहले कौन सा होता है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। कौन सा होता है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। अलीपुर कोलकाता लार्जेस्ट है। चलिए, ओके। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत कौन होते हैं? प्रोटोथीरिया के अंतर्गत यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। इसमें होता है एकिडना मोनोट्रिम। कौन होता है? एकिडना मोनोट्रिम। अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। और यह स्तनधारी, यह जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। क्या बोलते हैं इसको? कंगारू। ठीक है। और उसके बाद यूथीरिया जिसमें हम आते हैं, ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी। ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन क्या है? यूथीरिया के अंतर्गत आती है। ऐसा नहीं कि वो डॉल्फिन मछली बोल दो आप। डॉल्फिन क्या है ना? तो समझना ध्यान से, डॉल्फिन क्या है? एक यूथीरिया। डॉल्फिन यह एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है। बहुत ही बुद्धिमान जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली, देखिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, है ना? चलिए, तो यह पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग में समतापी। डॉल्फिन के बारे में कहा गया है। चलिए, आवाज आ रही है सभी को? अभी कोई दिक्कत तो नहीं? तो डॉल्फिन यह एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है। बहुत ही बुद्धिमान जीव है। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन के बारे में भी आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कपी वर्ग। बंदर के 2 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग। कपी वर्ग, एक और होता है वानर वर्ग। कपी वर्ग होता है, एक होता है हिन कपी और एक और होता है महाकपी। छोटे आकार के कपी होते हैं, है ना? थोड़े से छोटे आकार के जो कपी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हिन कपी कहा जाता है। और जो थोड़े से बड़े आकार के कपी होते हैं उसको महाकपी कहा जाता है। ये एग्जाम में थोड़ा पूछे। छोटे आकार के कपी आते हैं, बड़े आकार के मानव रूपा कपी होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला। ठीक है। और जो छोटे आकार के कपी होते हैं उसको गिबन कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि छोटे आकार के जो कपी होते हैं गिबन कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? उनको गिबन कहा जाता है। वानर वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो बंदर के 2 वर्ग होते हैं। एक तो होता है वानर वर्ग, तो उसमें कपी वर्ग और वानर वर्ग। लंगूर जो हमारे घर के आसपास देखे जाते हैं, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास जो खुदकते रहते हैं, है ना? कवेलू वेलू फोड़ देते हैं। ठीक है। और बबून जो होता है वो यह विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। ठीक है, बबून जो होता है यह विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। और चमगादड़ यह मेमेलिया के अंतर्गत आता है, जो ऐसा जीव है जो पराश्रवित ध्वनि,
अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी सुन सकता है, इसलिए उसको अंधेरे में चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये गिबन जो होता है वो असम व नागालैंड की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। असम व नागालैंड की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो बंदर के दो वर्ग होते हैं, एक तो कपि वर्ग होता है, एक वानर वर्ग होता है। ठीक है, चलिए बस हमारी ये थ्योरी खत्म हुई। देखिए हम चाहते थे कि थ्योरी ज़्यादा बड़ी ना हो, अब इसको थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पीछे चले जाते हैं। मेरे साथ बिल्कुल चलिएगा तो मजा आएगा आपको। चलिए, है ना, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन तभी हम पढ़ पाएंगे जब हम इसको चीजेंगे। देखिए बस ध्यान से, एक 2 मिनट में हम रिवाइज करेंगे जनरली। सबसे पहले होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम दो प्रकार से, एक तो एक कोशी होता है और दूसरा होता है बहुकोशी। ठीक है, एक कोशी में प्रोटोजोआ संघ होता है। प्रोटोजोआ संघ में आपके पास पता होना चाहिए, देखिए प्रोटोजोआ संघ में आपके पास चीजें, ये सारी चीजें आ रही है, जहां पे अमीबा होता है, पैरामेशियम कार्डेटा होता है, चप्पल जैसी जंतु होती है, यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, जो ट्रिपेनोसोम गेबिसियन जो सोने की बीमारी होती है, सीसी मच्छी से होती है, स्लीपिंग कहा जाता है, और सबसे बड़ा एक कोशी जीव एसिटेबुलेरिया होता है, और लिशमेनिया डोनावली बालू मच्छर कहा जाता है, जिससे काला ज्वर फैलता है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाइए। अब उसके बाद होता है संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है, इसमें ओस्टिया जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं, ठीक है, उसको ओस्टिया कहा जाता है। साइकन होता है, यूस्प्रिंजिया होते हैं, और एक होता है यूप्लेक्टेला। और यूप्लेक्टेला जो जापान देश में उपहार स्वरूप दिया जाता है, विनस के फूलों की डंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को मतलब होता है ये धागेनुमा रोग होता है, धागेनुमा होता है, और इसमें हाइड्रा होता है। इस हाइड्रा को मीठे जल में पाया जाता है, जिसको अमृतत्व का गुण भी प्रदान होता है। जो कोई परजीवी अगर तब तक न खाए तब तक ये जीवित ही रहता है। ठीक है, और ओरेलिया, इसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ये मछली नहीं है। और मूंगा, मूंगा की चट्टाने के नाम से, जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानी जाती है। दूसरे के बाद आता है तीसरा, प्लेटी हेमिल्टनी, चपटे कर्मी होते हैं, है ना, जो फिताकर्मी सुअर के मांस खाने से हमारी आंतों में चले जाते हैं। मनुष्य के आंतों में टीनिया सोलियम पाया जाता है। उसके बाद चौथा एस्केमेलेंथी, छोटे छोटे कीड़े जो अपने को बच्चों के आंतों में रहते हैं। अब उसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा जो होता है शरीर, एनेलिडा मतलब केचुआ, केचुआ अगर आपने देख लिया तो एनेलिडा है पूरा, है ना। ये होता है फेरेटीमा पोस्थुमा, रक्तवर्णक हिमोसाइनिन, या इसमें रक्तवर्णक कौन सा पाया जाता है, हिमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, और जोंक भी होती है। अब उसके बाद यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, जो सबसे बड़ा जगत होता है, 66 से 2/3%, लगभग 2/3 पाया जाता है। इसमें कीट वर्ग भी शामिल होते हैं। कीट वर्ग में वही लोग होते हैं जिसमें 6 जिनके पैर होते हैं। और मकड़ियाँ, झींगा मछली, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु मकड़ी इस कीट वर्ग में नहीं आती है। आर्थ्रोपोडा में तो होती है पर कीट वर्ग में नहीं होती है। और इकाइनोमोड्रेटा, जिसमें अरस्तु का लालटेन और स्टार फिश आती है, समुद्री खीरा आता है, ब्रिटल स्टार आता है, ये सभी मछलियां नहीं है। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, मोलास्का, जिनकी त्वचा मुलायम होती है। ऑक्टोपस आ गया, जिसको डेविल फिश कहते हैं। सीपिया, जिसको कटल फिश कहते हैं। सीप, और एक और होता है आपके पास हेलियोटिस, और एक और होता है पायला यानी घोंघा। ठीक है, बहुत जल्दी बिल्कुल आपके सामने कार्डेटा। कार्डेटा मतलब होता है जिसमें हमारा हो गया, इस कार्डेटा को लगभग 5 भागों में बांटा गया है ना। मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, और उसके बाद पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ा, शार्क के बारे में पढ़ा। शार्क को डॉगफिश कहा जाता है। हिपोकैम्पस समुद्री घोड़े को कहा जाता है। समुद्री सी और समुद्री गाय ये मछलियों के वर्ग में नहीं आती है। गेम्बूसिया मछली मॉस्किटो फिश कहा जाता है उसको। पाषाण मछली स्टोन फिश को कहा जाता है। सबसे विषैली मछली होती है ये। ठीक है, उसके बाद सी काउ, सी लॉयन और सी हाउस। इसमें से जो होती है सी हाउस जो होती है, यानी सी हाउस नहीं, वो सी हॉर्स है। उभयचर वर्ग एम्फीबिया, इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया उभयचर दिया जाता है। इनके शरीर पर शल्क बाल नहीं होते हैं तथा इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। उसके बाद आपके पास सरीसृप वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये है ना। इसमें जो ड्रेको है वो चिपकली, उड़ने वाली चिपकली होती है। और उसके बाद पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ा अपनों ने। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी अपनों ने, ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ रखा है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन के पास जाते हैं। चलिए देखते हैं
लास्ट में आप अपना इवोल्यूशन बताइएगा कि 50 में से आपके नंबर कितने हैं। 50-60 क्वेश्चन है लगभग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? चलिए जल्दी से जल्दी बताते जाइएगा क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा। ध्यान रखिएगा, मलेरिया परजीवी को ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही आ रहा है। उसके बाद दूसरा है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? अमीबा, पेरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, जियार्जिया। बताइए। यस, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? कौन सा जंतु ऐसा है जिसकी आकृति चप्पल के जैसी है? कोई भी गलती करना मत, ध्यान से सुन लीजिएगा। यस, अमीबा नहीं होता है, ट्रिपेनोसोमा नहीं होता है, ट्रिपेनोसोमा गेबियंस तो होता है, सीसी मच्छी और मकड़ी होती है, ये नहीं होती है। जियार्डिया भी नहीं होती है, ये होती है पेरामीशियम। पेरामीशियम जो होता है जिसकी आकृति क्या होती है? चप्पल की आकृति जैसी होती है। थोड़ा सा हम फास्ट फास्ट चलेंगे आगे। हरा प्रोटोजोआ के नाम से, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, ग्रीन प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के नाम से पहले ही पहला आपका ग्रीन प्रोटोजोआ किसके नाम से जाना जाता है? अमीबा, देखो अमीबा का तो आपको पता ही है, अपने शुरू में पढ़ ही लिया। पेरामेशियम चप्पल जैसी आकृति होती है ना। लिशमेनिया, लिशमेनिया अपनों को नहीं पढ़ा नहीं है। और उसके बाद होता है युगलिना। तो बताइए कौन सा है? बिल्कुल, है ना, अभिमन्यु सिंह जी ने सबसे पहले फास्ट जवाब दिया, युगलिना। युगलिना को कहा जाता है ग्रीन प्रोटोजोआ। क्या कहा जाता है? ग्रीन प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? युगलिना। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? अगर आपने चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा हो तो मजा आएगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला पेरामीशियम, पेरामीशियम तो नहीं होता है जो चप्पल जैसी आकृति होती है उसकी। लिशमेनिया नहीं होता है, एंट अमीबा भी नहीं होता है। एक और होता है इसका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से मलेरिया फीवर आपको फैलता है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस मतलब होता है जिसमें सो जाते हैं, इसमें ये कौन से प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस काजेस ट्राइकोमोनोस, ट्रिपेनोसोमा, लिशमेनिया, प्लाज्मोडियम। ये अगर ये पांचवा क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो मैं बख्शूंगा नहीं बेटा। यस, बहुत ही बढ़िया। 5 का कौन सा आ रहा है? बी, ट्रिपेनोसोमा। आपको पता है ट्रिपेनोसोमा जो शुरू में बताया था मैंने, बिल्कुल आपको ये मैं पीडीएफ भी दे दूंगा पूरी तरह से। तो ट्रिपेनोसोमा जो है निद्रा रोग जो पैदा करता है, निद्रा रोग जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। और इसकी वाहक कौन सी होती है? सीसी मछली होती है, सीसी मछली, ये इस प्रकार से मछली होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, मैंने क्या कहा? हर चीज मैंने पढ़ाई है वही से आएगी। जापान में, इन जापान द गिफ्ट इज प्रेजेंटेड एस हाइलोनेमा, टेथ्या, यूप्लेक्टेला, फिरोनीमा। बताइए। बिल्कुल, ये यूप्लेक्टेला, ये कौन से फाइलम में आते हैं? ये पोरीफेरा में आता है। किस में आता है? पोरीफेरा में। पोरीफेरा वर्ग में मैंने बताया था। इसको क्या कहा जाता है? यूप्लेक्टेला। मतलब ये जापान के लोग जो है वो गिफ्ट में भी देते हैं। विनस के फूलों की डालियां किस नाम से जानी जाती है? विनस के फूलों की डालियां, ये बात भी बताई मैंने, ये का ये बता रखा है क्वेश्चन मैंने। विनस के फूलों की डालियां किस नाम से भी जानी जाती है? विनस के फूलों की डालियां, डलिया, डालिया नहीं डलिया, डलिया मतलब वो बेग। बिल्कुल,
वही जो उपहार स्वरूप भेंट देते हैं। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला ये कौन से फाइलम में पाया जाता है? फाइलम मतलब संघ, कौन से संघ में पाया जाता है? ये पोरीफेरा, सबसे जो पहला संघ है वो है पोरीफेरा, पोरीफेरा के द्वारा पोरीफेरा में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, सभी सही जवाब दे रहे हैं। लास्ट में मैं नंबर पूछूंगा कितने आए। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्पंजों के शरीर पर आपको पता है जो संघ पोरीफेरा होते हैं उनके छोटे छोटे जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है, और उसके स्पंज पे जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, अभिमन्यु सिंह जी बोल रहे हैं ऑस्ट्रिया। क्या कहा जाता है इनको? ऑस्ट्रिया। इंग्लिश में ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, OSTIA, ऑस्ट्रिया। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया। बहुत ही बढ़िया, सभी जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। मजा आ रहा है मेरे को। आप ज्यादा कुछ मत पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही पढ़िए, आनंद आ जाएगा आपको। आनंद आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 9, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? देखिए आपको ने देखा होगा कि इस पोरीफेरा में, पोरीफेरा वैसे जनरली क्या होता है, ये स्पंज जो शब्द होता है ये किसमें होता है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में जो स्पंज ओस्टिया होता है, उस ओस्टिया के बाहर पास में जो एक बड़ा सा छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल, अस्कुलम। क्या बोलते हैं उसको? अस्कुलम। क्या बोलते हैं उसको? अस्कुलम। बस याद रखिए उसको, क्या बोलते हैं उसको? अस्कुलम। वेल डन। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए अब आता है दूसरे नंबर का। ये सिलेंट्रेटा कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। 9 में से ये दूसरा है, इसको बोल सकते हैं हमें 2/9। सिलेंट्रेटा संघ जो होता है उसको किस नाम से भी और जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया, यस बहुत ही बढ़िया, आनंद आनंद भयो। हाँ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तो कहते ही नहीं है। पोरीफेरा हमने पढ़ लिया। निडेरिया किस नाम से भी जाना जाता है इसको? निडेरिया, निडेरिया है ना। निडेरिया का मतलब होता है निडर। निडर का मतलब होता है जिसको डर नहीं होता है। और डर किसको नहीं होता है? जो मर नहीं सकता। वो कौन नहीं मर सकता? हाइड्रा नहीं मर सकती, हाइड्रा नहीं मर सकती। हाइड्रा क्या होता है? जिसको अमृतत्व का गुण प्रदान होता है। तो जिसको अमृतत्व का गुण प्रदान हो गया उसके अंदर डर रहता ही नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है निडेरिया। याद ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बहुत बढ़िया। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है? बहुत बढ़िया, आपको पता है निडेरिया जितने भी जंतु होते हैं उनमें रक्त नहीं होता है। निडेरिया के जितने भी जंतु होते हैं उनमें रक्त नहीं होता है। तो आपको पता है तिल चट्टा, केचुआ, कंगारू, ये सभी तो क्या होते हैं? ये सिलेंट्रेटा नहीं होते हैं। जो होते हैं सिलेंट्रेटा उनमें रक्त नहीं होता है। और सिलेंट्रेटा में कौन होता है? बताइए किसमें रक्त नहीं होता है? बिल्कुल सभी बता रहे हैं, बिल्कुल सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। हाइड्रा, हाइड्रा ऐसा होता है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वो श्वसन करता है। ठीक है। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जेलीफिश, जेलीफिश देखिए, पोरीफेरा तो हमने पढ़ लिया, यहां तक आती नहीं है। प्रोटोजोआ के अंदर का आती नहीं है। टिनोफोरा नहीं आती है। बताइए किसके अंदर आती है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, 12 का सी, निडेरिया। आपको पता है ओरेलिया, ओरेलिया को ही जेलीफिश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है और ये मछली नहीं है। ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है और वो मछली नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इसको किसके अंतर्गत आती है? वो सिलेंट्रेटा के अंदर। और सिलेंट्रेटा का एक और नाम क्या है? निडेरिया। बार बार इन प्रश्नों को पढ़ना सर, बायोलॉजी नहीं होगी तो भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? हा, अमृतत्व का गुण अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखिए ये भी क्या होता है? 2/9 के अंतर्गत आता है। 2/9 मतलब 9 में से दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्या होता है? सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। बिल्कुल। और हाइड्रा का जिसको क्या होता है?
अमृतत्व का गुण, द क्वालिटी ऑफ इमोर्टिलिटी इज फाउंड, किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। बहुत बढ़िया, सबको अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? फीताकर्मी, टेप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीताकर्मी, टेप वर्म, टेप वर्म, फीताकृमि, फीताकृमि मैंने बताया था, अलग से लिखा था फिर लिखवाया था आपको। फीताकृमि किस वर्ग का होता है? देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा प्रोटोजुआ। ये एम्फीबिया तो ऑलरेडी लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसमें आता है एम्फीबिया, है ना? एम्फीबिया किस में आता है? लास्ट वाले में। किसमें होता है? कोर्डेटा, तो कोर्डेटा का अलग होता है। मोलस्का जिसमें मुलायम होते हैं। एनिलिडा अभी अपनों ने पढ़ा, ये किसमें होता है? डी में। प्लेटी हेमिल्थनीज, सुअर का मांस खाने से हमारे आंतों में ये फीताकृमि पहुंच जाता है। किसको खाने से? सुअर का मांस खाने से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? बहुत बढ़िया। मधुमक्खी उपयोगी है, केचुआ बहुत उपयोगी है, रेशम कीट उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है बताइए? कौन सा उपयोगी नहीं है? यस, फीताकृमि। फीताकृमि तो उपयोगी कहाँ है? सुअर का मांस खाने से हमारे हाथों में आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं उससे। 16, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में आ जाते हैं? अभी तो पढ़ा। ये फीताकृमि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बताइए। बिल्कुल, 16 का क्या आ रहा है? डी, टेप वर्म। आयुषी शक्तावत बोल रहे हैं टेप वर्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, टेप मतलब फीता आ रहा है, बिल्कुल। ये तो आयुष, कुछ बच्चे बड़ी हेल्प करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना? एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिस थ्रेमवर्डल, ये आपको पता है। 4/9, 4/9 का मतलब होता है पहला और दूसरा हो गया, तीसरा चौथा होता है एस्केलमिंथीज। जो एस्केलमिंथीज होता है ना, उसमें एस्केरिस थ्रेडवर्ड होता है। कौन सा होता है? उससे क्या होता है? एस्केरियसिस से क्या होता है? एस्केरिस द्वारा रोग होता है जो मनुष्य की आंतों में पहुंच जाता है। वही छोटे छोटे बच्चों के अंदर कीड़े पहुंच जाते हो। एस्केरिस पाया जाता है, प्रश्न पूछ लिए, हर एक लाइन पर प्रश्न बना रखे हमने। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशियों में, मनुष्य की देह गुहा में, मनुष्य के रुधिर में, कहाँ पाया जाता है? एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है एस्केरिस? बिल्कुल, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए, अब चले गए हम एनेलिडा में। अब ये आता है एनेलिडा के अंतर्गत 5/9, 9 में से 5वें, फेरिटीमा पोस्थुमा, एनेलिडा, 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 फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? तो ये है इनका, किनका नाम है? बहुत बढ़िया, केचुआ। केचुआ, और केचुआ किसके अंतर्गत आता है? एनेलिडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एनेलिडा के अंतर्गत आता है। और जोंक क्या होती है? जोंक भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। केचुओं में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? अरे क्या बात है, ये भी पढ़ा है। देखो, सारी चीजें हमने पढ़ा रखी, उसी के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे हमने। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है?
केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? बहुत बढ़िया, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन केचुआ में रक्त वर्णक उपस्थित होता है। केचुआ में कितनी आंखें होती है? केचुए में कितनी आंखें होती है? बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केचुए में कितनी आंखें होती है? यस, कोई नेत्र नहीं होता है। केचुए में कोई नेत्र होता ही नहीं है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? कीटो, इंसेक्टिया। ये इंसेक्टिया जो होता है आर्थोपेडा के अंतर्गत आता है। अब कीटों की जैसी आई नाम तो ये आ जाएगा 6/9, मतलब 9 में से 6 नंबर पर, जिसको बोलते हैं आर्थोपोडा। और इन आर्थोपोडा के अंतर्गत इंसेक्टिया भी आते हैं। और इंसेक्टिया में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी टांगे होती है। एक जोड़ी में 2 होती है तो टोटल 6 टांगे होती है। मकड़ी के 6 टांगे नहीं होती है, इसलिए वो कीट वर्ग में नहीं आती है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? ये रेशम कीट के प्यूमा से। ये यहाँ प्यूमा लिखो, प्यूपा, प्यूपा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से होता है, रेशम कीट के प्यूपा से होता है, रेशम कीट के लार्वा से होता है, स्वयं के कीट से होता है। तो किससे होता है? प्यूपा, है ना, पूपा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका 23 का किससे होगा? रेशम कीट के प्यूपा से, PUPA से। बिल्कुल, यहाँ पे सभी बोल रहे हैं बी। सी कौन बोल रहा है? सी नहीं बोल रहे, लार्वा नहीं बोलेंगे इसको। रेशम कीट के कैसे बोलेंगे? पूपा से, PUPA, पूपा से। निद्रा रोग, अरे अभी तो पढ़ा। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? बहुत बढ़िया, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी फैलाती है साहब। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? बेटा बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे बस लास्ट क्लास में जा रहे हैं कहीं? इतना मजा आ रहा है इस चीज को। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है? ये प्रोटोजोआ में आ गया। फिर हम यहाँ पे कहाँ गए? वही 0/10। ये 0/10 नहीं, 1/10, क्योंकि एक प्रोटोजोआ है, 9 है आपके बहुकोशी वाले। बिल्कुल, सेंड फ्लाई। सेंड मतलब बालू, बालू वाली मक्खी, बालू मक्खी। तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है। तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? बिल्कुल, प्यूपा। तितली के काया पलट मतलब होता है जब तितली अपनी पूरी काया पलट लेती है, अपना शरीर पलट लेती है, तो उसका तीसरा चरण क्या कहा जाता है? प्यूपा। कटल फिश के नाम से किसे जानते हैं? बहुत ही बढ़िया, कटल फिश। ये कटल फिश जो आती है वो अपने को 9 में से 8वें नंबर पे आती है, और 8वें में होता है मोलास्का। कौन होता है 8वें में? मोलास्का। 27 का बताइए। कटल फिश किसको बोला जाता है? बिल्कुल, सीपिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सीपिया। सीपिया को क्या बोला जाता है? कटल फिश बोला जाता है ना? अभी पढ़ाया इसको। ऑक्टोपस क्या है? संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकार्डा, मृदुकवची। आपको पता है ये ऑक्टोपस आता है मोलास्का के अंतर्गत।
और मोलास्का के सारे जो जीव होते हैं उनकी त्वचा मुलायम होती है, बहुत ही मुलायम, और ये मुलायम होती है, उसको बोलते हैं मृदु कवची। क्या बोलते हैं उसको? मृदु कवची। उनका जो कवच होता है बहुत ही मृदु होता है। चलिए, डेविल फिश किस नाम से जानी जाती है? डेविल फिश, ध्यान रखिएगा, जो कि मछली नहीं है। डेविल फिश भी ये मोलास्का के अंतर्गत आती है, और मोलास्का क्या है? वही 8/9, 9 में से ये 8वां है। बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 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 4, 5, 6, 8, बताइए। बहुत बढ़िया, दीपिका पोरवाल सबसे पहला जवाब दिया 8। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तारा मछली, स्टारफिश, निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली, तारा मछली जिसको बोलते हैं स्टारफिश। अब आपको पता है ये स्टारफिश फिर आ गया 7/9, 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर क्या पढ़ाया था अपनों ने? इकाई नोड मेटा, ये बिल्कुल, ये किसके अंतर्गत आता है? इकाई नोड मेटा के अंतर्गत आता है। क्या ये तारा मछली है? तो नहीं है। मछली है? नहीं है। अरस्तु का लालटेन क्या है? बताइए, अरस्तु का लालटेन क्या है? अरस्तु का लालटेन क्या है? एरिस्टोटल लालटेन, लैंटर्न। अरस्तु का लालटेन क्या है? एक स्वच्छ जली इकाई नोडर्म प्राणी, समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। बिल्कुल बिल्कुल, बी 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 बी, ये समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। आर्चिन बताया था, ये वही 7/9 के अंतर्गत ही आएगा। वो जो स्टार फिश के पास में जो चित्र बना है वही समुद्री आर्चिन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा मछली जीव वास्तव में मछली है? देखिए, स्टारफिश, स्टारफिश 7/9 के अंतर्गत आती है, जिसको बोलते हैं अपन इकाई नोड मेटा। जेलीफिश, जेलीफिश जो होती है वो 2 के अंतर्गत आती है, 2/9, जिसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आती है, जिसको ओरेलिया बोलते हैं। ये मछली ये भी नहीं है। कटल फिश, आपको पता है कटल फिश को बोलते हैं सिपिया, और ये सब 8/9 के अंतर्गत आती है, यानी मोलास्का में आती है। ये भी मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा मछली है, ध्यान रखिएगा। सी हॉर्स, सी हॉर्स क्या है? एक मछली है। अब आप सोचो, कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा तो अपन जीवन भर नहीं लगाएंगे इसके जवाब। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन मछली नहीं है? साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश। अभी अपनों ने जस्ट पढ़ा, जो तारा मछली है स्टार फिश जो है वो क्या है?
वो मछली नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो आधे हो गए सब। चलो अब क्या है, 1.5 घंटा हो गया क्लास तो बच्चों को, और बाप रे क्या हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? बताइए। समुद्री घोड़ा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मयंक पाटीदार बोल रहे हैं मत्स्य वर्ग विशेष, यानी बिल्कुल सही बात है। ये किससे? इससे। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की, सरीसृप की, भृंग की, पक्षी की? बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। आयुषी शक्तावत बोल रहे हैं 35 का, चलो ठीक है। 36 का क्या बोल रहे हैं? संसार में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? मछलियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ज्योति तंवर बोल रहे हैं पक्षी। नहीं नहीं नहीं, मछली। संसार में किसकी जीव की संख्या ज्यादा है? अगर हम सरीसृप की बोले, भृंग की बोले या पक्षी की बोले तो सबसे ज्यादा किसकी है? मछलियों की। मछली की सही है ना, चिंता ना करें, मछली सही है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? स्टोन फिश। स्टोन को बोलते हैं पाषाण। तो सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण फिश है। कौन सी फिश है? पाषाण फिश है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? विच इंसेक्टिवायरस फिश आर यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्किटोस? चलिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? बताइए। बिल्कुल, गेम्बुसिया मछली जो होते हैं मच्छरों के नियंत्रण होती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? बढ़िया, 39 का बताइए। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? यस। शार्क 39 का बी, एक भी हड्डी नहीं होती है इसमें। कितनी मछलियां होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? एक भी हड्डी नहीं होती है। एम्फीबिया बनाता है बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया को हिंदी में बोलते हैं उभयचर वर्ग। बताइए। 40 का डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले को। चलो आगे, और चले आगे। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं? देखिए अभी हमने 40 प्रश्न पढ़ लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि बस अब यहीं पे ख़त्म करें। थोड़े से प्रश्न और पढ़ने रहे, 8-10 और, पर यहाँ पे थोड़ा सा समय भी ज़्यादा हो गया है। चलिए, बच्चे भी थोड़ा सा, कुछ बच्चे मन से जुड़े हुए और कुछ नहीं जुड़े थे, वो धीरज से निकल गए। ठीक है, तो देखिए आज हमने अपना एक
प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ा। मेरा सभी से निवेदन है यहाँ पे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा, जितने भी दोस्त हो उन सबको भी बोलिएगा, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस प्रकार की वीडियोस आपको अब की बार चाहिए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि फिर हम बायोलॉजी के इसी प्रकार के सेशन को, है ना, और पढ़ाएंगे आपको। और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।